मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है और ये जो 9 महीने का 10 महीने का इस राजस्थान की भाजपा की पर्ची सरकार का जो कार्यकाल गया है, लोग पूरी तरीके से निराश हैं। अगर हाईकमान हमें किसी भी तरीके का कोई अलायंस का फैसला बताएगा, निर्देश देगा तो हम उसकी पालना करेंगे, नहीं तो हम सातों जगह चुनाव लड़ेंगे। 7 सीटों में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। 6 सीट कांग्रेस के साथ और आदिवासी पार्टी के साथ थी। हम इसमें बहुमत से लेंगे, हमारा प्रयास ये रहेगा। और जिस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3.5 महीनों में उपचुनाव की एक एक सीट पर हमारे बूथ से लेकर और ऊपर तक की है, हम इस चुनौती को स्वीकार भी करेंगे और सारी सीटों को जीतेंगे। मैं स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे लोकतंत्र के उत्सव की। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव और 3 लोकसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सबका चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएगा। महाराष्ट्र 1 चरण में और झारखंड 2 चरण में मतदान होगा। साथ ही अगर राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी की बात करें तो वहां की तारीखों का ऐलान भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, किया जा चुका है। दोनों तरफ से ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही इस बात को लेकर के दम भरा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जो सीटें हैं वो हमारे पाले में ज्यादा आएंगी। खैर चलिए, ये तो अब 23 को जब चुनाव परिणाम आएगा सामने 23 नवंबर को, तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल हम क्या दावे हैं और दावे के पीछे का सच क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे पार्टियों के स्पोक्स पर्सन के जरिए। आप देख सकते हैं कि अभी जो स्थिति है, झारखंड और महाराष्ट्र सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चला। जब 2019 में चुनाव हुआ, वह सरकार गठबंधन की बनी, एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस। लेकिन उसके बाद में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी रहे और उन्हीं के पार्टी में सेंध लगा करके चले गए। एनसीपी का भी विभाजन हो गया और बीजेपी के साथ अलायंस में शिंदे मुख्यमंत्री बने शिवसेना की ओर से और विभाजन हुआ। झारखंड में कंटिन्यू सिलसिला चला। हालांकि हेमंत सोरेन जेल चले गए ईडी की कार्रवाई के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत उन्हें जमानत भी मिल गई। खैर, लेकिन जिन राज्यों में बाई इलेक्शन है उनकी बात करेंगे। और कड़ा मुकाबला अगर कहें तो यहां पे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दोनों राज्यों में कहा जा सकता है। तो हमारे साथ इस पूरे इलेक्शन
कि तारीखों के ऐलान के साथ में क्या कुछ खास चर्चाएं हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं, मदन प्रजापत जी भाजपा से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि 2 राज्यों और बाकी राज्यों के बाई इलेक्शन हैं, लोकसभा की अगर सीट की बात करें तो एक टीएम सीट 2 कांग्रेस के पास में है, नांदेड़ और वायनाड। राहुल गांधी की सीटें जो उनके खाली हुई है रायबरेली जाने के बाद। क्या दावा है आपका और क्या लगता है अब इन चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ में? देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक 2 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव की और पूरे देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव का जो कार्यक्रम तय हुआ है, इसके बाद में निश्चित रूप से मतलब जिस तरीके से झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और उसके साथ में महाराष्ट्र के अंदर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। तो निश्चित रूप से जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो निश्चित रूप से दोनों राज्यों में ही, चाहे झारखंड हो चाहे मतलब महाराष्ट्र में, तो खैर पहले इंडिया गठबंधन की सरकार थी महा विकास आघाड़ी के नाम से, और बाद में जिस तरीके से उस सरकार को अपदस्थ किया गया और जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी के अंदर तोड़फोड़ की गई और जिस तरीके से मतलब विधानसभा अध्यक्ष के पद का दुरुपयोग करके जिनको मान्यता दी गई और वो मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बहरहाल चुनाव आ चुके हैं तो अब तो जनता ही तय करेगी कि क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम आया था उसमें महाविकास आघाड़ी को मतलब बहुमत मतलब ज़्यादा सीटें मिली थी। आपको पता है कि वहाँ करीबन हमारे को करीबन 30 सीटें मिली इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 17 सीटें मिली महाराष्ट्र में। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड में हमारे गठबंधन की सरकार थी। जिस तरीके से हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, जिस तरीके से उनको ज़बरदस्ती ईडी और इनकम टैक्स का और सीबीआई का दबाव डालकर जिस तरीके से रखा गया, उसके बाद में वो कोर्ट के द्वारा जमानत होकर आए और उसके बाद में उन्होंने सरकार चलाई। निश्चित रूप से पिछले 5 सालों के अंदर झारखंड में जिस तरीके से जनता के लिए या आदिवासियों के लिए या जो गांव देहात के लिए, क्योंकि झारखंड में मैक्सिमम एरिया रूरल पार्ट पड़ता है, तो रूरल पार्ट के लिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया तो उसका हमें निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर आपको पता है जिस तरीके से हमने वापस से इंडिया गठबंधन का एक अलायंस बनाकर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जिस तरीके का प्रदर्शन किया, तमाम राज्यों के अंदर 1-2 राज्यों में हमारा ठीक नहीं रहा, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा, तो महाराष्ट्र के अंदर वो प्रदर्शन हम दोहराएंगे और झारखंड में भी हम पूरी तरीके से, उपचुनाव में भी मैक्सिमम सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भी हम उपचुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ही लीड करा था जी। इस बार हरियाणा के चुनाव का कोई असर तो नहीं रहेगा आप लोगों के? हरियाणा के चुनाव का देखिए, हरियाणा के चुनाव में बहुत ही नेक टू नेक फाइट रही, 0.8% का डिफरेंस रहा और उसके अंदर भी आपको पता है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने या जिस तरीके से 20 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशियों ने जो कंप्लेंट्स चुनाव आयोग को दर्ज करवाई और चुनाव आयोग को उन तमाम कंप्लेंट्स का जवाब देना था। 7 दिन का समय निकल चुका, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज मुझे बड़ा दुख भी हुआ और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो जिस तरीके से विपक्ष की कंप्लेंट को कह रहे थे कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, अरे आप मुख्य विपक्षी दल का या कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन के लोगों की बातों को आप इस तरीके से हल्के में ले रहे हो। जिस तरीके के जो ऐतराज या जो हमने शिकायतें दर्ज की थी उनका आपको सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए था। वो जवाब देना तो दूर, आप उसको मजाक में उड़ा रहे हैं। आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं और आपके ऊपर देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। चलिए वापस आ रहा हूं सर, बार बार आपके ऊपर वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं मदन प्रजापत जी का भी दावा सुनना चाहूंगा। मदन जी, झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां एनडीए चुनाव लड़ेगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिन राज्यों के अंदर बाई इलेक्शन है, उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बीजेपी सीधी फाइट करेगी, जहां पे सीधे आप लोगों की टक्कर रहेगी। तो क्या मानना है इस इलेक्शन को लेके? देखिए योगेंद्र जी, जो कार्य देश की सरकार और राजस्थान के अंदर उपचुनाव भी है उसमें माननीय भजन लाल जी कर रहे हैं, या महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की जो सरकार कार्य कर रही है,
ये अभी जहाँ बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया तो भ्रष्टाचार तुष्टिकरण। अभी आप अपनी बात करिए, दूसरी बात नहीं, अगर इस रूट पे बात करनी, अभी आप अपना दावा करो, किसने क्या, किसके बलात्कार हुए, किसके पेपर, अभी तो आप अपनी बात दावा करो कि क्या लग रहा है आपको इलेक्शन के रिजल्ट का, वो उस पर बात करो। योगेंद्र जी, अब राजेंद्र जी तो सब जगह घूम आए, ये तो तोड़ फोड़ पे भी जाए, सब जाए। अब अगर मेरे दावे की बात तो ये है कि हम राजस्थान में उपचुनाव जो है जीत रहे हैं। मेरे दावे की बात तो यह है कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वैसे ही महाराष्ट्र में और बाकी जगह हम सरकार बनाएंगे। जो पिछले तीसरी बार जो मोदी जी की सरकार में जो कार्य हो रहे हैं, गरीब को गणेश मान के जो कार्य कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो चरित्र देख रही है कि किस तरीके का चरित्र वो यहाँ राजस्थानी चुनाव और लोकसभा चुनाव में आरक्षण के ऊपर कह रहे थे खत्म हो जाएगा, और विदेश में जाके खुद ही आरक्षण खत्म कर रहे थे। तो उसका जवाब राजस्थान देश की जनता ने हरियाणा के अंदर दे दिया है। जिस तरीके से जलेबी की फैक्ट्रियां लगा रहे थे, ये झूठ की जलेबी बना रहे थे, इनकी मोहब्बत की दुकान के अंदर क्या क्या बिकता है, अब ये तो मेरे को बताना पड़ेगा जनता के लिए कि क्या क्या बिकता है, ऐसे पता थोड़ी चलेगा। मेरा दावा तो ये है, मेरा दावा नहीं है, इस देश की जनता का दावा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, विकास हुआ है, परिवारवाद की राजनीति खत्म होकर विकास की राजनीति पे पटरी चली है, भ्रष्टाचार खत्म होकर विकास की पटरी पे सरकारें चली है। हम बात करते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में किया क्या और हम करेंगे क्या, ये बताते हैं कि डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं, तुष्टीकरण बताते हैं, तो ऐसी राजनीति करते हैं। और मैं बड़ी छोटी सी बात कर दूं, राजेंद्र आर्य जी ने कहा है कि हमने महाराष्ट्र के अंदर इनको बहुमत मिला था, इनको नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और उनके ज्वाइंट में लड़े हुए चुनाव को बहुमत मिला था। और आप जो सरकारें तोड़ने की बात कर रहे हो, इस देश के अंदर 100 से अधिक बार 356 लगा के और सरकारें गिराने का इतिहास आप लोगों के यहाँ रखा हुआ है। इसलिए आप मत बताओ कि कौन सरकार गिराए रहते हैं, कौन नहीं गिरा रहे थे। और चुनाव आयोग के संवैधानिक संस्थाओं पे, मीडिया पे, इन पे प्रश्नीय चिन्ह लगाने से जनता भी देख देख के अब ऊब गई है। वो ये कहती है भैया विकास की बात करो ना, आपने क्या किया है और क्या करेंगे उसकी बात करो ना, विजन रखो। विजन आपके पास है नहीं, आपके पास ना नियत है, ना नेता है और ना नियति है, तीनों चीज नहीं है। उसके बाद भी आप आके कहते हो तो आपकी दुकान बंद हो गई है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं 10 महीने में, वो जनता जानती है। किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए जो माननीय भजन लाल जी की सरकार ने कार्य किए हैं, उन पे मोहर लगने वाली है। साथ के साथ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये तो अभी भी बैसाखियों का सहारा ले रहे हैं। ये इनको पूछ लो 84 के अंदर किसके, ये तो कहते हैं गठबंधन कर लो। हनुमान बेनीवाल जी फटकार के भगाते हैं पीछे पीछे, ओ जी गठबंधन कर लो। राजकुमार रोज जी से हाथ जोड़ के पांव में पड़ रहे हैं, गठबंधन कर लो महाराज। हमारी लाज बच जाए कि हम 3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ना पड़े हमारे को, हमारी कैसे करके लाज बच जाए। ये लाज बचाने के अंदर लगे और यहाँ टीवी पे आके कहते हैं कि सरकार नहीं है, फलाना नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा जी को मैं आज सुन रहा था, मैं बड़ा आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताऊं, उन्होंने कह रहे हैं कि सरकार में काम नहीं हो रहे हैं, मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। लड़ना इसको नहीं कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये इसको कहते हैं। ये अशोक चांदना जी हैं जो अपनी सरकार के अंदर कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे आपका मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, मुझे इस जलालत भरे हुए पद से मुक्ति दे दो। ये एक मंत्री अपने सरकार के मुख्यमंत्री को पद लिख के बोल रहा था। ये अशोक चांदना जी हैं जो बूंदी में अपनी सरकार के खिलाफ धरने के ऊपर बैठे थे। तो मंत्रियों की स्थिति क्या थी? 5 साल तक सरकार जो है वो ताले में बंद थी, विधायकों को आपने होटलों में बंद कर रखे थे और जनता जो है त्राईमाम कर रही थी, जिसका नतीजा यह था पेपर लीक हो रहे थे, भ्रष्टाचार प्रमुख सीमाओं पे थे, मुख्यमंत्री आवास के पास 2 करोड़ रुपए मिल जाते थे, महिलाओं अत्याचार किस तरह, ये सब बताने की जरूरत नहीं। पिछले 10 साल चल अनिल आपके पास में आना चाह रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी पूरे इलेक्शन कैंप में विधानसभा इलेक्शन के बाद भी मुझे लग रहा है कि उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। खुद के काम से ज्यादा विपक्ष की सरकार ने, पूर्ववर्ती ने क्या किया, उस पर फोकस रहेगा पूरा। बिल्कुल, कांग्रेस जहां विपक्ष में है या फिर सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी के निशाने पर जरूर रहती है। खासतौर से अब चाहे उपचुनाव आएंगे, राजस्थान में भी 7 सीटों के देख लिया जाए, यहाँ पर सरकार ने दावा किया। कोर कमेटी के हाल ही में जो रविवार को बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने जो काम किया है, भजनलाल सरकार के जो विकास के काम रहे हैं, जनता को जो हमने सौगात दी है, उस सौगात को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। लेकिन सौगात के साथ साथ फेल्योर जरूर बताएगी पार्टी, क्योंकि ये राजनीति में अक्सर चलता रहता है। हमने देखा है राजनीति का ये ट्रेंड। बीजेपी भी उसी ट्रैक पर यहाँ पर होगी और कांग्रेस के फेल्योर, चाहे पेपर लीक की बात हो या चाहे भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे यहाँ पर हो, वो तमाम जो इश्यूज हैं वो चुनावी मुहिम में गूंजते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी राजस्थान के ये जो 7 सीटों के चुनाव हैं रोचक होने वाले हैं। एक तो 7 का आंकड़ा है, इस बार अच्छी संख्या है विधानसभा उपचुनाव होने की राजस्थान में, तो एक चुनावी जो पूरा माहौल है वो राजस्थान में देखने को मिलेगा। दोनों पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी, हम देख रहे हैं
पिछले 2 महीने से पूरी कसरत में लगी हुई हैं। वहां पर फीडबैक लिया जा रहा है एक एक सीट का, किसको टिकट दिया जाए, जीत कैसे निकल सकती है, सोशल इंजीनियरिंग को समीकरण पार्टी के पक्ष में कैसे हो सकते हैं। दोनों पार्टियों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मंथन गहनता से कर रही हैं। और इस बीच बीजेपी चाहती है कि एक सीट सलूमर की थी, इसको 1+ कैसे किया जा सकता है। 7 सीटों में अगर 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, इस आंकड़े को अगर बढ़ाकर बीजेपी अपने हाथ में लेती है तो एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। हरियाणा चुनाव से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पार्टी को भी लगता है। या मैं एक बात रोकना चाहूंगा जी, आपको नहीं लगता कि हरियाणा चुनाव का इंपैक्ट है मदन राठौड़ और इनके प्रभारी मिस्टर अग्रवाल 5 दिन पहले ही राजस्थान में बयान देकर के गए कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, एक सीट है हमारी तो, और हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद ही उनका बयान बदल गया दोनों का ही, तो यह असर है इसका? देखिए बिल्कुल बड़े कार्यकर्ताओं में भी है, निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी यहां पर देखने को मिल रहा है हरियाणा नतीजों के बाद में। लेकिन राजस्थान में कितना इंपैक्ट हो पाता है, यह सबसे बड़ी बात है। अगर 7 सीटों का गणित देख लिया जाए तो ऐसा भी नहीं है कि बॉर्डर के एरिया पर कोई सीट नजर आ रही हो। झुंझुनू जैसी सीट है, ये कहा जा सकता है पास में, लेकिन फिर भी इंपैक्ट को अगर देखा जाए तो राजस्थान का अलग माहौल है, अलग सिनेरियो है। हरियाणा का अलग राजनीतिक माहौल था। हरियाणा में आम चुनाव विधानसभा के थे, ये उपचुनाव हैं, और एक उपचुनाव का ट्रेंड खासतौर से अगर देखा जाए तो 10 साल के अंदर कांग्रेस के पक्ष में रहा। लेकिन एक ट्रेंड और अलग स्टेट में देखा जाए तो वहां पर सरकारों का प्रेशर कहा जाए, सरकारों के पक्ष में कहा जाए, एक माहौल ये रहता है। तो उपचुनाव का गणित एक अलग ही रहता है। उपचुनाव के अंदर विपक्षी खेमा कुछ कमजोर माना जाता है, क्योंकि सरकार के पास में तमाम जो तंत्र है या फिर सरकार का प्रेशर मान लिया जाए, सत्ताधारी पार्टी का एक अलग से प्रभाव मान लिया जाए। बगावत करने वाले उस पार्टी में जो होते हैं वो भी शायद उस समय सोचते हैं कि यार सत्ताधारी पार्टी है, बगावत करेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, पार्टी का फिर अलग से प्रेशर वहां पर होता है। तो ये जो तमाम चीजें ये पक्ष करती हैं सत्ताधारी पार्टी की। विपक्षी खेमे के पास में कुछ चीजें कम एक तरह से आकलन कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी राजस्थान में अगर देखा जाए, कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस के पक्ष में जरूर नतीजे उपचुनाव के रहे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में हमने देखा था जब पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में उपचुनाव हुए थे, बीजेपी के पक्ष में वो नतीजे नहीं गए थे। यही वजह है कि 10 साल के आकलन को अगर देखा जाए, 17 सीटों पर चुनाव हुए, 3 बीजेपी के पक्ष में गए, अधिकतर कांग्रेस के फेवर में यहां पर आए। लेकिन अब का सीनियर क्या है, किस आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे, और टिकट वितरण, यह सबसे बड़ा अहम मुद्दा यहां पर रहेगा कि फेस कौन होता है, किस तरह का गेम वहां पर होगा, और जो बगावत भीतरघात करने वाले हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, यह पार्टी के लिए सबसे बड़ी फैक्टर रहने वाली है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनौती है दोनों ही तरफ से। और सबसे मेजर जो बात है वो ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, वहाँ पे एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा, और झारखंड में क्या कांग्रेस और जो सोरेन है उनके साथ में क्या ये सरकार की पार पड़ पाएगी। बहुत सारे मुद्दे होंगे। बीजेपी अपने काम से ज़्यादा भरोसा करेगी कि चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में सत्ता में होंगे, लेकिन वहाँ चर्चा यही चलेगी परिवारवाद और कांग्रेस ने क्या किया। तो यहाँ मेजर बात यही है कि, और देखने वाली बात भी यही होगी कि, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी होती है या कोई भी सेलर होता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उससे मार्केट क्या पसंद आता है उसी चीज़ को उसी तरह से बेचा जाता है। राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूँगा। कांग्रेस के निशाने पर सीधा, बीजेपी के निशाने पर सीधे सीधी आपकी पार्टी परिवारवाद, आप लोगों का अलायंस रहेगा, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या फिर दोनों राज्यों के चुनाव हो या फिर लोकसभा के बाई इलेक्शन हो। देखिए योगेंद्र जी, भाजपा को तो परिवारवाद के ऊपर बोलने का बिल्कुल भी नैतिक अधिकार नहीं है। आप कहेंगे तो मैं 40-50 लोगों के नाम गिना दूंगा जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं या किसी पद पे हैं और भाजपा से सांसद हैं, विधायक हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। अब तो बीजेपी का साफ कहना है कि उनकी योग्यता है। नहीं, योग्यता ऐसे थोड़ी होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलते ना, ये तो आप भी समझते हैं। मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की अगर अपन बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके अंदर भाजपा को जवाब देना भारी पड़ेगा। शिवाजी की मूर्ति का जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी, वो शिवाजी जो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा, जिनको की बहुत ज्यादा मान सम्मान के रूप में देखा जाता है, और वो एक राष्ट्र का गौरव है।
एनसीपी के अंदर जिस तरीके से इन्होंने तोड़फोड़ की, आज एनसीपी के जो अजीत पवार है, चाहे ये शिवसेना के एकनाथ शिंदे, इनके अंदर भी आपस में खींचातान मची हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इनकी सत्ताधारी पार्टी से संबंधित है, जिसको तमाम तरीके की सुरक्षा होने के बावजूद कहते हैं साहब मोदी जी का राज है, मोदी जी के ऊपर तमाम सुरक्षा है, देश के गृह मंत्री तक को पता नहीं चला, और वहां पे एक पूर्व जो प्रदेश के मंत्री थे, आपको पता होगा, तो उनको जिस तरीके से गोली मारी गई, तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे आपको पता है वहां पे जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, और राजस्थान के अंदर खासकर मैं आपको मुद्दे बताऊं सर, मैं आपको बताऊं अप्रैल के अंदर मदन प्रजापति जी का कहना है कि आप गिड़गिड़ा रहे हो अलायंस। नहीं, गिड़गिड़ा नहीं रहे, मैं बिल्कुल भी नहीं गिड़गिड़ा रहा, मेरी बात सुनिए। 4 सीटें हमारी है, 2 हमारे अलायंस पार्टनर की है, चाहे खिवसर की हो और चाहे 84 की बात हो, 1 सीट भाजपा की है। मैं कह रहा हूं भाजपा को वो 1 सीट भी नहीं जीतने देंगे हम। रामगढ़ की मैं बता रहा हूं ना, आधार है ना, आधार वही मैं बता रहा हूं, आधार का ही बता रहा हूं कि देखिए 90 लाख से अधिक लोगों को पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। सरकार ने जो वादे करके सत्ता में आए थे कि साहब नहीं सहेगा राजस्थान, और आज देश के मतलब प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप देखोगे तो बद से बदतर हो चुकी है। पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, घर में खुलेआम घुस के गोली मारी जा रही है, और मतलब जो गैंगस्टर्स हैं वो गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। सर आप बताइए, तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है, कहता है मोदी जी का राज है। अरे गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ी जा रही है। आप इस बात को देखिए, आज यू टर्न ले रही है सरकार, रात को कोई फैसला लेती है, सुबह यू टर्न। अभी आपने देखा, अभी फिर एक पे यू टर्न ले लिया। मंत्री को कुछ पता नहीं, विधायक को कुछ पता नहीं, सांसद को कुछ पता नहीं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को कुछ पता नहीं, इनके मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं, हवाई उड़ते घूमते फिर रहे। लेकिन आप देखिए आज प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति आपको पता है ना। आज जो राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में देश के अंदर नंबर 1 था, आज राजस्थान ये बड़ी जोरदार और रोचक बात कही आपने कि विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री, हाँ यही तो पता नहीं है ना कि सरकार चल कहां से रही है, सरकार चल कहां से रही है, कौन चला रहा है। कोई कह रहा है साहब ब्यूरोक्रेसी चला रही है, कोई कह रहा है साहब दिल्ली से चल रही है। राजेंद्र जी मैं वही जानना चाह रहा हूं, ये आप लोगों को पता कैसे लग पा रहा है? वो मतलब अधिकारी ब्यूरोक्रेट जिनका आप बात कर रहे हो, अभी पूर्ववर्ती सरकार से बाहर नहीं निकल पा रहे। सर मीडिया के अंदर छन छन के खबरें आती है ना, आपके सूत्र ही अपडेट करते हैं, अखबारों में छपती है, आपके टीवी चैनल्स पे छपती है, यूट्यूब पे आती है, वो तमाम खबरें देखते हैं ना सर। आज जिस तरीके का आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, इनके एक मंत्री जी हैं जो मंत्री हैं भी कि नहीं है कोई नहीं जानता, आज सरकार के लिए सिरदर्दी बने हुए, वो कह रहे हैं साहब ये रद्द करो वो रद्द करो, सरकार कह रही है कमेटी बनाओ। नहीं परेशानी प्रदेश को हो रही है सर, 11 महीने हो चुके हैं, कब तक आप 11 महीने में पिछली सरकार को कोसते रहोगे? आपने परफॉर्म क्या किया आपको बताना पड़ेगा ना, मुझे मालूम, आपको बताना पड़ेगा कि आपने सुना है आपने 11 महीने आपने 11 बैठे रहिए, आप सुनिए आराम से, ठीक है? आप डिस्टर्ब मत करिए बीच में, आप क्या कह रहे हो आप डिस्टर्ब मत करिए, आप बैठे रहिए, आप सुनिए, अगर मुझे लगेगा उचित होगा तो आपको बोलने का अवसर दूंगा, आप बैठे रहिए, ठीक है? बस देखिए सर योगेंद्र जी, आप इतने अरे मेरी बात तो पूरी होने से उसके बाद बोल लेना, जब मेरी बात मालूम मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए तो बोल लेना। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं? आप बीच के अंदर इनको बोलने दीजिए, आपने बोले ना पहले, इनसे भी ज्यादा देर तक बोले आप पहले। अरे हम तो बोले नहीं, आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए ना, मेरे मुझे कह रहे हो मदन जी मेरी बात सुने, अगर आप आवाज मत बढ़ाइए, सुने, अगर आपको आप मेरी बात सुने, आप आराम से बैठ करके सुने, आप बीच बीच में मत बोलिए, आप इनको ये बोल रहे, आपके बीच में बोल रहे थे, ये आपके बीच में बोले क्या ये? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, आप बैठे आराम से, आप आराम से बैठिए, आप बस आप सुनिए, आज आप सुनिए, बस आप आराम से बैठ करके सुनिए, बस आप बैठिए। आपको अगर नहीं बैठना, डिबेट पसंद नहीं आया तो आप जा सकते हैं। आपको अगर आपको सुनिए मदन प्रजापति जी, मदन जी आप सुन लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। नहीं मैं जाऊंगा क्यों भाई? ठीक है, बस या शांति से बैठ करके सुनिए, या शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए। इतनी तकलीफ है बीजेपी की सुनने में तो मत बुलाओ ना आप चैनल पे।
ये मुझे तय करना है। नहीं, आप अभी सुनो आप मेरे को। आप देखिए बहस मत करिए, आप नहीं, राजेंद्र जी आप मैं कंटिन्यू ऐसे करिए, बोल रहा हूं। आप देखिए कंटिन्यू करिए। 11 बोलिए, महीने के बोलिए, अंदर बोलिए। सरकार की जो विफलता है इसी को हम मुद्दा बना के उपचुनाव में जाएंगे। और आपको पता है जिस तरीके से 2023 दिसंबर के अंदर ये सरकार सत्ता में आई थी, जिस तरीके के झूठ बोलकर और मोदी की गारंटी बोलकर ये सत्ता में आए थे, उसी को हमने मुद्दा बनाया था। और आपको पता है इनका पहला लिटमस टेस्ट मतलब जून 2024 के अंदर हुआ, जब लोकसभा की 11 सीटें हमने छीनी, जबकि इनके पास 25 की 25 सीटें 2 लगातार कार्यकाल में थी। तो हमें हमारा पूरा भरोसा है, राजस्थान की जनता पे भरोसा है, उपचुनाव की तमाम सीटें हमारी है और हम निश्चित रूप से सातों की सातों सीटें जीतेंगे। चलिए आपने बता, अब बोलिए मदन जी, अगर आपके पास कुछ है बताने को तो बता दीजिए, आप बता दीजिए। अगर आप बोलने देंगे हाँ बोलिए, तो मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए, चैनल आपका आप इतना समय मत खराब करिए, आप बोलना शुरू मैं करिए, कह सकता हूं। जी समय मत खराब करिए, बोलना शुरू करिए सर, आप। हमने तो आपको इन्हीं को बुलवा लेते, फिर बचे हुए में क्यों बोलने दे रहे हो आप मेरे को? मैं इतना कह सकता आपकी हूं। नहीं इच्छा बोलने की तो मत बोलिए, मैं दूसरे के पास जा रहा तरीका नहीं है हूँ, योगेंद्र फिर जी, आप बीच में मीन मेक पे बात क्यों ये करें? आपको तरीका बोलना है तो सीधा बोलिए, क्या आप तरीका है? सीधा बोलना है आपको नहीं आपको, सुनना है बीजेपी का पक्ष तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आपको सीधा बोलना है तो आपको बोलिए, बीजेपी का पक्ष नहीं सुनना है क्या? आपको सीधा नहीं बोलना है तो तरीका नहीं है मत। योगेंद्र अनिल जी जी। आप बताइए, मैं आपके पास में आना चाह रहा हूं, क्या लग क्या रहा है आपको? बीजेपी की भी अभी मीटिंग हुई है, कांग्रेस की भी मीटिंग, आपको सीधा आपको सीधा आपको सीधा आपने मेरे को बुलाया है, आपको सीधे पॉइंट पे बोलना है, बीजेपी को मत बुलाया करें। आपको सीधे पॉइंट पे बीजेपी को नहीं सुनना है, आपको सिर्फ कांग्रेस का तो अनिल जी, विमर्श करना अनिल जी है। आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, ये क्या तरीका है? आपको सीधे पॉइंट पे बोलना है, आपको सीधा पॉइंट पे बोलना है तो आप बोलिए। अनिल बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी को लेकर बताइए आप, बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी, अगर आपको बोलना है, बुलाते हो बोलने नहीं देते हो आप, आपको बोल, बिल्कुल नहीं बोलने दे रहे हो आप डिबेट निकलवा के देखिए। ये क्या अपमान कर रहे हो आप पार्टी का बिठा के यहाँ पे? अनिल जी आप क्या बोलिए, अपमान कर रहे हो आप पार्टी का बिठा के यहाँ पे योगी जी? चलिए पीसीआर को बोल दीजिए, मदन प्रजापति को म्यूट कर दीजिए, आप बोलिए अनिल। देखिए, झारखंड हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो, इसके साथ साथ तमाम बाई इलेक्शन भी हों, दोनों पार्टियों की बेहतर तैयारी है, हमने देखा भी है इन चुनावों को। लेकिन एक खासतौर से अगर इन स्टेट्स का आकलन किया जाए, पिछले हरियाणा चुनाव को देखें, उसके साथ साथ आने वाले जो दिल्ली और बिहार के चुनाव को देखा जाए, ये उन स्टेट के अंदर काउंट होंगे जहां पर राजनीतिक हलचल ज्यादा रही है। सीएम के फेस बदले गए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए, 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ होती है, 3 बार अलग अलग चेहरे वहां पर बदले जाते हैं। दिल्ली में भी देख लिया जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल होती है, दूसरे जो चेहरे हैं उसको वहां पर सीएम के तौर पर लाया जाता है। झारखंड जैसी स्टेट है, वहां पर भी अगर देखा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले के अंदर हेमंत सोरेन को जेल तक जाना पड़ता है, वहां पर दूसरा जो फेस वहां पर आता है, 3 बार अलग अलग सीएम बनते हैं। यहां पर जो तमाम स्टेट है, इन दिनों के अगर 5-6 स्टेट की स्थितियों को देख लिया जाए, ये उन राज्यों में काउंट होते हैं। राजनीतिक हलचल वहां पर ज्यादा रही है। चाहे मुख्यमंत्री के पद को अगर बदलने की बात को हरियाणा में देखा हमने, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां पर फेस को चेंज किया गया। चाहे रणनीति कुछ भी बीजेपी की रही हो, या फिर झारखंड में देखा जाए काफी अग्रेसिव रही वहां पर बीजेपी, लेकिन कुछ मुद्दों के आधार पर हेमंत सोरेन को जेल वहां पर जाना पड़ता है। तो ये स्टेट वो हैं जहां पर राजनीतिक हलचल ज्यादा रही है। अब रिजल्ट किस तरह से रहेंगे, किसके फेवर में जाएगी, पब्लिक में मैसेज क्या है, वहां की सरकारों का मैसेज होता है या फिर करप्शन। एक मेरा सवाल हो रहा है अनिल, यहाँ पे पार्लियामेंट और असेंबली दोनों इलेक्शन पे अलग अलग मतदाता का सोच हो सकता है, क्योंकि कई स्टेट्स के परिणाम इसी तरह से आए। देखिए, बिल्कुल ये तो तय है, लोकसभा, विधानसभा और इसके अगर नीचे भी जाए तो छोटे जो निकाय के जैसे चुनाव होते हैं, तमाम जो चुनाव होते हैं उनके अलग अलग मूड होते हैं। उपचुनाव का भी एक अलग मूड होता है। विधानसभा चुनाव में जिन वोटर्स ने जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को वोट दिया है, ऐसा नहीं है कि उपचुनाव में वही गणित रहेगा, उसी आधार पर आकलन कर लिया जाए कि इतने वोट पार्टी के पक्ष में आए थे, इतने वोट तो तय है कि उसी पार्टी के मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तमाम चुनाव के मूड अलग होते हैं। चुनाव लोकसभा विधानसभा होता है तो वो मूड अलग वहां पर पब्लिक का होता है। छोटे चुनाव है तो वो पार्टी का जो कैडर है उसको देखते हैं लोग। बड़े चुनाव में, छोटे चुनाव में प्रत्याशी का चेहरा भी कई बार देख लिया जाता है। वार्ड स्तर के चुनाव में देखता है कि हाँ ये मेरे ज्यादा नजदीक, तो वहां पर चाहे पार्टी के कैडर से कितने सालों से जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति अपने रिश्तों को भी मजबूत वहां पर करना चाहता है। तो ये स्थितियां तमाम ऐसे इलेक्शन और चुनाव में देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट दोनों स्टेट्स को लेकर के होगा कि क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन की एक सरकार क्या वो बच पाएगी या जाएगी। जिन स्टेट्स में है वहां पे बहुत गिनी चुनी स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी अपने अकेले के दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती वहां पे, तो वहां ये एक लिटमस टेस्ट होगा। और इसी तरह से कहा जा सकता है कि सबकी निगाहें टिकी होंगी कि वास्तव में आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पे पूरी देश की और दुनिया की निगाहें टिकी होती हैं, आर्थिक स्थितियों से जुड़ा होता है,
तो उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। हाँ, राजस्थान को लेकर के भी अगर बीजेपी 1 से 2 सीट भी करती है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि बीजेपी गेन कर रही है। लेकिन कांग्रेस की अगर सीट चली जाती है तो कांग्रेस का जो उत्साह भी एक पॉइंट पे टिका हुआ है कि बाई इलेक्शन में कांग्रेस की बल्ले बल्ले रहती है। तो यहां कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि राजस्थान में सरकार है, संगठन की जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, वो अभी भी अगर माने तो बीजेपी कांग्रेस इस रेस में आगे है। उसकी बैठकें जो ही है उसको देख लीजिए, या फिर जिस तरह से प्रभारियों को जोड़ने की बात हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस भी राजस्थान में मजबूती के साथ में मुद्दा बना सकती है। वो चाहे अभी फिलहाल की लिस्टों का यू टर्न लेना हो सरकार का, एक पर्ची को लेकर के लगातार कांग्रेस निशाना साधती रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये बाई इलेक्शन है, मुद्दों से ज्यादा आधार बनता है कि आपका कैंडिडेट कौन होगा, लोकल चीजें क्या होती हैं और क्या उस वक्त की स्थितियां बनती हैं, वोट उसी पे डाले जाते हैं। ना मुद्दे ज्यादा हावी हो पाते हैं, ना आपके किसकी क्या पोजीशन है वो हावी हो पाती है। टिकट्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जाएगा इसमें, और वो कैसे सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।